Good morning, students. You are welcome. Online classes from Urmila Devi PG College, प्रसाद बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको BSc थर्ड ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक जूलॉजी में हम फर्स्ट यूनिट आपका ट्रिपैनोसोमा टॉपिक लिए। ट्रिपैनोसोमा गैवियंस नाम है आज का जो मेरा टॉपिक है। ट्रिपैनोसोमा गैवियंस में सबसे पहली बात यह है कि ये प्रोटोजोअन्स आपके डिजीज है, एनिमल्स पाए गए हैं, जो कि ज़्यादातर अगर हम देखें तो आपके प्रोटोजोअन्स जो है डिजीज ज़्यादा होते हैं, चाहे वो ट्रिपैनोसोमा हो, चाहे वो प्लाज्मोडियम हो। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा गैवियंस में सबसे पहले हम सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन मीन्स होता है आपका वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन, जो भाषा में आप समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक पोजीशन या वर्गीकरण मीन्स अभी तक जो आप पढ़ते चले आए हैं, तो जितने ही हायर क्लास में आप जाएंगे उस हायर क्लास में आपको डायरेक्ट जो सिस्टमैटिक पोजीशन बताया जाता है, या हम क्लासिफिकेशन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका मतलब है कि जो ट्रिपैनोसोमा हम पढ़ाने चल रहे हैं उसको हम व्यवस्थित क्रम में किस प्रकार रखेंगे जिससे हमें पता चल जाए, फिर आपको हम बता सकें उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या कैसे हम उसको बता सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यह किस समुदाय का प्राणी है और इससे होने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ हम जो इकोनॉमिक जूलॉजी में आपको बताएंगे उसमें आपका क्या महत्व है उसका, उससे हमें कौन से डिजीज होते हैं और उससे होने वाले रोग क्या हैं, उससे हमें कैसे उसको रोक सकते हैं, उसके बारे में हम आपको लेके चल रहे हैं, पढ़ाने चल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास मैस्टिगोफोरा, सब क्लास जूमैस्टिगोफोरा, ऑर्डर प्रोटोमोनाडिना, जीनस ट्रिपैनोसोमा, स्पीशीज गैवियंस। तो छात्रों, ये तो सिस्टमैटिक पोजीशन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब यहाँ पे जो फाइलम है, फाइलम में आपको प्रोटोजोआ बताया। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है, जो संघ है, इस संघ में सबसे सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या आते हैं? सबसे इसमें फाइलम में माइक्रो एनिमल्स आते हैं। माइक्रो एनिमल्स सबसे सूक्ष्म जीव आते हैं। उस जीव को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिर कैसे देखेंगे उसको? तो उस एनिमल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। किसका? माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से वे एनिमल आसानी से दिख जाते हैं। तो छात्रों, ये जो ट्रिपैनोसोमा है वह बहुत ही सूक्ष्म होता है। सेकंड, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा। तो इसका जो सब फाइलम है वो प्लाज्मोड्रोमा, उपसंघ प्लाज्मोड्रोमा। क्लास, वर्ग क्या है? तो वर्ग इसका क्या है? मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा, सब क्लास जूमैस्टिगोफोरा। इसका जो उपवर्ग है जूमैस्टिगोफोरा। अब यहाँ पे जू, अब जू मीन्स क्या होता है? जो मैस्टिगोफोरा, जू क्या है? ग्रीक वर्ड्स कहते हैं ना, जूवंस। जू जो है, जू मीन्स क्या होता है? जोवंस।
जोवन मीन्स क्या होता है? एनिमल्स। तो क्या है? एनिमल्स। एक तरीके से यहाँ पे इस संघ में आपके सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो सब क्लास है वो हम मैस्टिकोफोरा दिखा रहे हैं। ऑर्डर प्रोटोमोनाडिना, ऑर्डर प्रोटोमोनाडिना। जीनस जो इसका वंश है छात्रों वो है ट्रिपैनोसोमा, जो कि मैंने टॉपिक आपको लिखा भी है कि ट्रिपैनोसोमा है। और स्पीशीज गैवियंस, तो ट्रिपैनोसोमा क्या है? वंश है। इसके अंतर्गत कई स्पीशीज हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा गैवियंस, ये हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी भी है, गैवियंस के बाद आता है क्रूजी भी। तो अब हम केवल इसी स्पीशीज का अध्ययन करेंगे छात्रों, केवल गैवियंस का स्टडी हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में इकोनॉमिक जूलॉजी में आपको पढ़ा रहे हैं। केवल यही स्पीशीज को हम पढ़ाएंगे। और बाकी जो क्रूजी है, क्रूजी भी आपका स्पीशीज है ट्रिपैनोसोमा का, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, केवल ओनली वन स्पीशीज ट्रिपैनोसोमा गैवियंस पढ़ाएंगे। तो आपको जो ये ट्रिपैनोसोमा गैवियंस है, अभी तो हमने आपको सिस्टमैटिक पोजीशन बताया छात्रों। अब सिस्टमैटिक पोजीशन के बाद आता है इनका स्ट्रक्चर। मैंने का जो स्ट्रक्चर है वो आपका किस तरीके का होगा, तो यहाँ पे हम आपको जो स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मीन्स होता है आपका संरचना। स्ट्रक्चर मीन्स क्या है? आपकी संरचना होती है, संरचना। अब संरचना स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात यह है कि हम इसमें आपको मॉर्फोलॉजी बताएंगे कि मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है आकार की। तो मॉर्फोलॉजी में जो आपका पहला पॉइंट है शेप एंड साइज। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें ट्रिपैनोसोमा गैवियंस का शेप क्या है और उसके आकार क्या है छात्रों। तो अब हम इसमें जो आपको आकार है ट्रिपैनोसोमा गैवियंस का, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो मेन है कि एक फ्लैजेलेट पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड्स ट्रांसमिटेड बाय टेस्टेस फ्लाई। तो इसमें जो मेन आपका जो है क्या है कि ह्यूमन का जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड टेस्टेस फ्लाई, ह्यूमन ब्लड ट्रांसमिटेड बाय टेस्टेस फ्लाई। ये क्या है छात्रों कि जो फ्लैजेलेट पैरासाइट है, यहाँ पे क्या है कि आपका अगर कह सकते हैं कि फ्लैजेलेट पैरासाइट, पहले हम तो आपके फ्लैजेलेट पैरासाइट ह्यूमन ब्लड ट्रांसमिटेड बाय टेस्टेस फ्लाई। ये आपका जो है जो मक्खी है टेस्टेस फ्लाई, आपका ये मक्खी के जो ह्यूमन को जो है बीट करती है। ह्यूमन की जो ब्लड है वो क्या है कि इन्फेक्टेड होता है इसके द्वारा, और जब इन्फेक्टेड होता है तब जाकर के क्या करता है कि वो एक तरीके से ह्यूमन वो इन्फेक्टेड पर्सन हो जाता है, और उसके ब्लड में, क्योंकि बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का जो स्पीड है सबसे ज्यादा होता है छात्रों। ब्लड का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब कोई भी, जैसे आप मॉस्किटो देखते हैं, तो मॉस्किटो क्या है कि मनुष्य के शरीर में वह बीट कर देता है, एक्सटर्नल तरीके से बीट करता है, काट लेता है, फिर वो क्या करता है कि अपने लार्वा को कुछ अंश उसमें छोड़ देता है, जिससे मनुष्य क्या है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये टेस्टिस फ्लाई है, ये भी ह्यूमन के ब्लड में जो अपना इन्फेक्शन फैलाती है, जिस
मनुष्य में जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस जो रोग होता है, डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य को निद्रा हमेशा रोग एक तरह की निद्रा छाई रहती है, उसको हमेशा नींद ही आती रहती है। क्योंकि अगर ये टेस्टोस्टेरोन अगर नहीं बीट करता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी पर्सन को अगर ये ट्रिपेनोसोमा गैबियंस अगर बीट करता है, ट्रिपेनोसोमा जो गैबियंस है उसमें जो मेनली इन्फेक्टेड करने वाले हैं वो टेस्टोस्टेरोन है, जिसकी वजह से मनुष्य में निद्रा रोग जो है उत्पन्न करता है। और ये निद्रा रोग एक तरीके से मनुष्य के लिए जो है एक बहुत ही खतरनाक जो बीमारी है, जिसकी वजह से मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है, आलसपन रहता है उसमें। तो छात्रों, ये आपके फैसिलिटेटेड आपके ट्रांसमिटेड जो ट्रांसमिट करता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। दिस इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। इनका जो विस्तार किया गया है वो आपका सेंट्रल अफ्रीका, इसलिए हम इसको कह सकते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग। क्या कहते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग के नाम से जानते हैं। छात्रों, अपने दिमाग में रख लीजिए कि ट्रिपेनोसोमा गैबियंस जो है एक तरीके से टेस्टोस्टेरोन के द्वारा उसमें निद्रा रोग होता है, वो भी कौन सा? अफ्रीकन, क्योंकि अफ्रीका में इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, इट मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ मैन। इसका जो विभाजन है वो मल्टीप्लिकेशन क्या करता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में करेगा। कहां पे करता है? ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि ब्लड की धारा में ये एक तरीके से जो है अपना एक तरीके से बाइनरी फ्यूजन करता है। क्या करता है? बाइनरी फ्यूजन। अगर बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ही ये जो है कि ब्लड स्ट्रीम में जा करके अपने पूरे इसका जो वार्म है इसको जो है फैलाने का काम करता है। छात्रों, तो स्ट्रीम ऑफ मैन। अब हम आपको ये जनरल चीज बता दिए कि यह कैसे ट्रिपेनोसोमा गैबियंस मनुष्य के ब्लड में जो टेस्टोस्टेरोन है जो वाहक का काम कर रही है, कैसे वह बीट करता है और बीट करने के बाद वह मनुष्य के किस पार्ट को इन्फेक्टेड कर रहा है, तो वहां पे आपका जो है एक तरीके से ब्लड पार्ट को ही वह इन्फेक्टेड कर रहा है, जिसकी वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। और इनका जो विस्तार है वो सेंट्रल अफ्रीका में है, और जब इनमें बाइनरी फ्यूजन होता है तो वह ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरीके से वर्क करता है। छात्रों, अब हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताने चले हैं, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आपका शेप एंड साइज है। तो हम इसको फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने चल रहे हैं। तो छात्रों, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिपेनोसोमा गैबियंस का है। इसमें हम आपको फर्स्ट पॉइंट शेप एंड साइज बताएंगे। तो ट्रिपेनोसोमा गैबियंस इज द शेप ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो इसका शेप है वो क्या है? आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को एक पत्ती के आकार का दिखाई देता है, और elongated, flattened and tapering both end। मतलब ये फ्लैटेंड है, लीफ लाइक है, और कह सकते हैं टैपरिंग है। टैपरिंग क्या है? ये आपका देखने में elongated, flattened, leaf like structure of ट्रिपेनोसोमा गैबियंस। अब इसका जो साइज है छात्रों, आकार क्या है? इट इज मेजर अबाउट
साइज कितना है 10 to 40 माइक्रोन इन लेंथ। इस ट्रिपेनोसोमा जो गैबियंस है इसका जो माप है वो 10 से 40 माइक्रोन लंबा होता है एंड 2.5 to 10 माइक्रोन 2.5 to 10 माइक्रोन विड्थ जो है आपकी चौड़ाई। ट्रिपेनोसोमा गैबियंस का जो लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो लंबाई है वो 10 से 40 माइक्रोन है और इसका जो चौड़ाई है ये पोर्शन यहां से यहां या यहां से यहां जो पोर्शन है वो 2.5 to 10 माइक्रोन होता है इसका चौड़ाई। अब नेक्स्ट पॉइंट तो शेप एंड साइज में आपको बता दिया कि शेप और साइज क्या है इनका। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यह चपटे आकार का है, लंबा है, फ्लैजिलेटेड है और इसका जो माप है वो आप कितना लंबा है 40 माइक्रोन 10 से 40 मिनिमम 10 और मैक्सिमम 40 माइक्रोन और चौड़ाई कितना है मिनिमम 2.5 माइक्रोन या अधिकतम जो मैक्सिमम है वो 10 माइक्रोन जो है चौड़ा होता है। तो छात्रों ये हमारा शेप एंड साइज हुआ। इसके बाद इसमें जो है द एंटीरियर एंड विच मार्क इमर्जेंस ऑफ फ्री फ्लैजिलम इज पॉइंटेड व्हाइल द पोस्टीरियर एंड इज ब्लंट। जो एंटीरियर पार्ट है वो पॉइंटेड है, जो पोस्टीरियर है वो आपके ब्लंट है। तो अब इसमें जो आकार होता है छात्रों, जो आकार है आकार के साथ साथ माप, और जब आकार और माप हम बता दिए तो उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग जो है इनमें किस तरीके से वो फैलाव हुआ है कि अग्र भाग कैसा देखने में लगेगा पॉइंटेड और फर्स्ट पार्ट जो है ब्लंट होगा। The Trypanosoma gallus is polymorphic species and occur in two developmental forms. For the trypanosomes form the critheridial forms in bloodstream of its vertebrate host. तो इसमें आपके जो क्रिथिडियल फॉर्म्स हैं छात्रों, क्या है आपके क्रिथिडियल फॉर्म्स, ये क्या है कि अब इसमें दो होस्ट भी है छात्रों, समझ लीजिए क्या है। जो क्रिथिडियल फॉर्म्स है ये आपके मैन के जो है ब्लड में आप इन्फेक्टेड करेगा। तो ये वर्टिब्रेट होस्ट आप कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट होस्ट आपका जो मैन है ये क्या है कि प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट आपका मैन है और सेकेंडरी होस्ट और इंटरमीडिएट जो है वो आपका टेस्टिस फ्लाई है। इनवर्टिब्रेट जो सेकेंडरी होस्ट है आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी होस्ट आपका टेस्टिस फ्लाई। छात्रों टेस्टिस जो फ्लाई है वो आपका इनवर्टिब्रेट होस्ट है। इसमें हम आपको जो संरचना आपको बता रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कि आकार माप के बाद हमने इसमें बताया कि ट्रिपेनोसोमा गैबियंस इज द ट्रिपेनोसोमा गैबियंस इज critheridial forms of the male blood is the final or primary host and secondary host of the testis fly is the invertebrate host. In bloodstream of its vertebrate host, in invertebrate host testis fly, the trypanosoma forms is long, cylinder, midgut, short, stumpy and salivary glands. तो जब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म क्रिथिडियल फॉर्म बनेगा तो वर्टिब्रेट होस्ट में वो अपना इन्फेक्शन, और अगर एक तरीके से कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म की बनता है। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जब बनेगा तो वहां पे आपका
इनवर्टिब्रेट होस्ट। इनवर्टिब्रेट होस्ट आपका वो 60 स्टम्पी फॉर्म्स में करते हैं छात्रों। तो यहाँ पे हमने आपको 2 होस्ट बताया, तो और यहाँ पे जो 60 स्टम्पी फॉर्म्स है वो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स होगा। एक 60 स्टम्पी फॉर्म्स का लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स, जब इसकी लाइफ साइकिल हम बताएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रिपेनोसोमा के ऐसे ही फिगर आपके होंगे जिसमें फ्लैजिला पाएंगे, तो एक तरीके से आपके सिलिएटेड फ्लैजिलेटेड होंगे। तो छात्रों ये हमने आपको 2 होस्ट के नाम बताए। अब salivary gland trichydial forms is represented only in salivary glands of testis fly। जो trichydial forms है वो रिप्रेजेंट होता है only testis fly is the salivary glands। testis fly के salivary glands में आपके trichydial forms जो है प्रेजेंट होते हैं, और यही trichydial forms जो है मनुष्य के ब्लड को जो है इन्फेक्टेड करता है छात्रों। तो मनुष्य के जो ब्लड को इन्फेक्टेड करेगा, तो एक तरीके से हमने आपको बताया एक ट्रिक्यूडियल फॉर्म्स होता है जो सेकेंडरी होस्ट है, और यह मैन के ब्लड में इन्फेक्शन, और जो 60 स्टम्पी फॉर्म्स है वह इनवर्टिब्रेट होस्ट है। अब दोनों एक तरीके से रिप्रेजेंट की बात आती है कि ट्रिक्यूडियल फॉर्म्स कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ उपस्थित होता है, तो आप तुरंत बताइए कि ट्रिक्यूडियल फॉर्म्स जो है कि वो टेस्टिस फ्लाई की सैलिवरी ग्लैंड्स में जो है दिखा सैलिवरी ग्लैंड ऑफ टेस्टिस ओनली। अगर कहा जाए ट्रिक्यूडियल फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों कि ट्रिक्यूडियल फॉर्म जो बनते हैं हमने आपको दिखाया, आप पूछ भी सकते हैं कि ट्रिक्यूडियल फॉर्म्स कहाँ उपस्थित होता है, तो ट्रिक्यूडियल फॉर्म्स जो टेस्टिस फ्लाई है उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में होता है। तभी आप समझिए कि सैलिवरी ग्लैंड्स में होता है, तो वह मनुष्य के जब मनुष्य को बीट करती है तो उसके ब्लड में जाकर के अपने लार के माध्यम से उसको छोड़ देता है, जिससे वह मनुष्य जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट आता है पेनिकल्स। हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है कि पेनिकल्स जो होते हैं यही पार्ट्स हैं जो आपका सबसे ऊपरी पार्ट्स है, ये पार्ट्स है, इसी को हम क्या कर सकते हैं कि पेनिकल्स कर सकते हैं। और जो पेनिकल्स है, तो द पेनिकल्स ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैबियंस बॉडी इज द आउटर कवरिंग पार्ट्स एंड द प्रोटेक्शन। वह एक तरीके से जो पेनिकल्स होता है वह प्रोटेक्शन का काम करता है छात्रों, प्रोटेक्शन। तो अब यहाँ द होल बॉडी सराउंडेड एक्सटर्नली बाय a thin elastic and film covering the pelvis. It is supported by the fine length fibers called microtubules is the run along the whole body. It is believed that microtubule help the maintain of the shape of the organism. तो पेनिकल्स क्या करता है, किसके शेप को भी जो है मेंटेन करने का काम करता है छात्रों। जो शेप एंड साइज पहला पॉइंट था, और हम आपको जो दूसरा पॉइंट बताएंगे वो है आपका एक तरीके से वो आपका जो है पेनिकल्स है। तो पेनिकल्स जो है आपके आउटर कवरिंग पार्ट्स हैं, तो जो दूसरा है मॉर्फोलॉजी का वो पार्ट है पेनिकल्स। तो पेनिकल्स में हमने आपको बताया कि पेनिकल्स ट्रिपेनोसोमा गैबियंस की बॉडी का जो है एक्सटर्नल पार्ट्स को जो है वो सुरक्षित करता है, और एक तरीके से उसके आकार को भी मेंटेन करता है। मेन इसके शेप को शेप मेंटेन करता, शेप को क्या है कि मेंटेन करने का काम करता है। अब बिलीव दैट मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह पेनिकल्स जो है गैबियंस की बॉडी को जो है सुरक्षित करता है, प्लस उनको जो है सपोर्ट करता है, एक तरीके से सहयोग प्रदान करता है उनके आकार को बनाने में। अब अगला पॉइंट है फ्लैजिलम। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका फ्लैजिलम। अब जो फ्लैजिलम पार्ट्स है, फ्लैजिलम एक तरीके से है कि यह ब्लड के अंदर स्विमिंग का काम करता है। जो फ्लैजिलम है, हम आपको फ्री फ्लैजिलम दिखा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से यह जो है तैरने में सहायक करेगा। एक तरीके से फिर ये आपके जो
इसको हम बेसल ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। ये जो पार्ट जहाँ पे जुड़ा है इसको हम बेसल ग्रेन्यूल्स कहेंगे, बेसल ग्रेन्यूल। अब ये बेसल ग्रेन्यूल में ब्लीड फ्लो आप जैसे अगर कर सकते हैं कि यूग्लिना के बॉडी में 9+2 फाइब्रिल्स होते हैं ना छात्रों, या फिर इसे यूग्लिना 9+2, ये जो आपके ये पार्ट्स हैं कि जो फ्लैजेला होते हैं उनकी बॉडी में 9 जो होते हैं वो आपके आउटर और 2 जो है इंटरनल आपके जो फ्लैजेलम के पार्ट्स होते हैं वो हमने आपको दिखाया। अब इसमें क्या है कि ट्रिपेनोसोमा इज यूनिफ्लैजेलेट एज इट बियर्स ए सिंगल फ्लैजेलम। तो ट्रिपेनोसोमा गैबियंस की बॉडी के अंदर सिंगल फ्लैजेलम पाए जाते हैं, सिंगल, केवल ओनली वन फ्लैजेलम होते हैं, वन फ्लैजेलम पाए जाते हैं ट्रिपेनोसोमा गैबियंस में। और इनमें जो एक ही फ्लैजेला होता है इनमें आपको क्या है 9+2 का रेशियो आपको दिखाए जाते हैं। इट एराइजेस फ्रॉम द बेसल बॉडी काइनेटोसोम्स। जो बेसल बॉडी है वो आपकी काइनेटोसोम्स है, पहला जो आधार पे जातो किसी बेसल बॉडी से भी आगे जा करके ये आपकी जो फ्लैजेलम है वो आपके जुड़ने लगते हैं। इट arises from the basal body situated near the posterior end of body. It runs forward attached along the entire length of body and become free at the anterior end. The flagellum show the usual 9+2 internal fibrils, जो शो कर रहा है 9+2 इंटरनल फाइब्रिल्स, इसको हम कह सकते हैं इंटरनल फाइब्रिल्स। ये आपको जो 9+2 हमने दिखाया कि बॉडी के इंटरनल पार्ट में जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, इंटरनल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं जिनका काम है कि वो आपको तैरने में सहायक, एक तरीके से लोकोमोट करने का जो काम करते हैं छात्रों। इस तरीके से जो आपका ये फ्लैजेलम की बात आई, तो फ्लैजेलम एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रिपेनोसोमा गैबियंस की बॉडी में आपके सिंगल फ्लैजेला पाए जाते हैं। और सिंगल फ्लैजेला जो बेसल पार्ट काइनेटोप्लास्ट है और जो बेसल ग्रेन्यूल्स है उसमें आपके 9+2 इंटरनल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं इंटरनल फाइब्रिल अरेंजमेंट इन द केस ऑफ यूग्लिना। ऐसा केस, ऐसी स्थिति यूग्लिना की बॉडी में दिखाई पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो यहाँ पे हम ट्रिपेनोसोमा गैबियंस आपको पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक जूलॉजी में, वहाँ पे ये जो एक केस है फ्लैजेला का, ये केस ऐसा यूग्लिना के बॉडी में भी देखा गया छात्रों कि 9+2 जो इंटरनल फाइब्रिल्स है ये आपके यूग्लिना की बॉडी में दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, तो अनड्यूलेटिंग जो मेम्ब्रेन है ये भी आपके जो पार्ट्स है दिखाई दिया कि आपका एक्टोप्लाज्म के जस्ट बाहर और वह फ्लैजेलम से कवर हुआ है। उसी पार्ट को हम इसका डेफिनेशन भी आपको बता देते हैं। When the flagellum beat, the pellicles to which it is attached is pulled up into a membranous fold called undulating membranes। कि पेलिकल्स पे जो आपका फोल्डिंग प्रोसेस होता है उसी को हम अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन्स क्या है उसके नाम को हम जानते हैं कि जो आपके पेलिकल्स के बॉडी पे आप पाए जाते हैं वो है आपका अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन्स। तो व्हेन द फ्लैजेलम बीट, जब फ्लैजेला बीट करता है पेलिकल्स के जस्ट वाई पार्ट्स में और वो एक तरीके से पेलिकल्स के वाई पार्ट जब फोल्ड प्रोसेस करेगा उसको हम अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहेंगे। और this is believed to be the adaptation for locomotion in the
सब्सटेंस आपके ब्लड में जो है ये वर्क करता है। अगला पॉइंट है पांचवा। तो पांचवा क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का नाम सुने होंगे आप कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो कोशाद्रव्य है, कोशाद्रव्य में आपके जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पाए जाते हैं छात्रों। तो जो न्यूक्लियस हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का कार्य होता है वह बॉडी को पूरी तरीके से डेवलपिंग करने का काम करता है। इसमें जो साइटोप्लाज्म में आपको जो है न्यूक्लियस में आपको दिखाए गए हैं कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो बॉडी को डेवलपिंग करने का काम करते हैं। और जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस एक तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है करने का काम करते हैं, तरीके से एक्टिव। तो द साइटोप्लाज्म enclosed within the pellicles, it has not been observed to be differentiated into ectoplasm and endoplasm। तो अगर साइटोप्लाज्म एक तरीके से अगर हम उसका परीक्षण करें तो कह सकते हैं कि परीक्षण करने के बाद एक तरीके से वह एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों को जो है एक तरीके से कवर किया हुआ है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बॉडी को डेवलपिंग एक तरीके से पूरी तरीके से विकसित करने का काम करते हैं। और इनके अंदर जो भी हम रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल पाएंगे तो उनमें भी इनका सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बॉडी में आपकी क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल्स ये सब पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की सारे चाहे फ्लेजम हो, काइनेटोप्लाज्म, सभी एक तरीके से वह डेवलपिंग करने का काम करते हैं। तो डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म ऐसा इसमें दिखाया जाता है। साइटोप्लाज्म इज enclosed within the pellicles, it has not been observed to differentiated। एक्टोप्लाज्म मतलब ऐसा नहीं प्रतीत किया गया कि वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को वह डिफरेंशिएट करेगा। इस तरीके से छात्रों हमने आपको पांचवा पॉइंट जो बताया। अब पांचवें के बाद जो है आपको अगला फिर हम बताने चल रहे हैं। तो अगला पॉइंट है आपका न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो आपका छठा पार्ट है वो आपके न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। और न्यूक्लियस में कह सकते हैं कि एक तरीके से हम इसको बताने चल रहे हैं कि न्यूक्लियस का कार्य क्या हो सकता है। तो छात्रों जो लास्ट पॉइंट है ट्रिपेनोसोमा गैवियंस के बॉडी में जो स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो आकार है वो आपका ओवल होता है, अंडाकार होता है। तो विथिन द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट ये लार्ज ओवल एंड वेसिकुलर न्यूक्लियस। जब आपके साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है वह वेसिकुलर आपके न्यूक्लियस है जो ओवल आकार के होते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल यूनिट मेम्ब्रेन एंड बियर कोर। द न्यूक्लियस आर एंडोसोम विद द सेंट्रली प्लेन सराउंडेड बाय द क्लियर स्पेस। तो न्यूक्लियस का जो आकार है यही आपका जो ओवल हमने दिखाया कि ओवल आकार है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो एक कोर बनाता है, एक छिद्र होता है। उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं छात्रों। तो ये हमारा आज जो टॉपिक है वो इसमें हमने आपको दिखाया कि सिस्टमेटिक पोजीशन और स्ट्रक्चर में आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में शेप एंड साइज को पढ़ा है। शेप एंड साइज में जो लीफ लाइक और साइज जो इनका हमने आपको दिखाया ही। इसके बाद फिर पेरिकल्स का वर्क क्या है, फ्लैजेलम क्या है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, टोटल पार्ट को छात्रों हमने दिखाया। अब इस टोटल पार्ट के साथ साथ जो है हम आपको टॉपिक जो समाप्त करने चल रहे हैं। तो ये आज का जो टॉपिक हमारा था, इस वीडियो में हमने ट्रिपेनोसोमा गैवियंस के बारे में पढ़ाया और इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ाया। तो मॉर्फोलॉजी के साथ साथ छात्रों अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप कम से कम वीडियो में कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, तब हम लोगों को पता हो जाएगा। हम लोग अपने टॉपिक को और विधिवत पढ़ाने का प्रयास करेंगे छात्रों। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।